15 जून 2026 फ्रांस के एविया शहर में दुनिया की 7 सबसे विकसित और प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक साथ जुटे। यह था 52वां G7 शिखर सम्मेलन। दिलचस्प बात यह है कि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या दुनिया के सबसे विकसित देशों को अब भारत की जरूरत महसूस होने लगी है? G7 क्या है? इसमें कौन कौन से देश शामिल है? यह दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और भारत इस मंच के केंद्र में क्यों आता जा रहा है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। यह दुनिया की 7 विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इसकी बैठकों में भाग लेता है, लेकिन उसे अलग सदस्य नहीं माना जाता। यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष नियमित रूप से G7 बैठकों में शामिल होते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। G7 कोई संयुक्त राष्ट्र की तरह औपचारिक संगठन नहीं है। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और न ही इसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। हर साल सदस्य देशों में से कोई एक देश इसकी अध्यक्षता करता है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। फिर भी दुनिया की नजर हर साल इसकी बैठक पर टिकी रहती है, क्योंकि ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक, व्यापार और सुरक्षा के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल है। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा इन देशों में रहता है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार वैश्विक शुद्ध संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा G7 देशों के पास है। यही वजह है कि जब ये देश ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन देशों को एक अलग समूह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें लगभग 50 साल पीछे 1970 के दशक में मिलता है। उस समय दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। 1973 के तेल संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर कर रख दिया था। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और आर्थिक विकास धीमा पड़ता जा रहा था। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समझ नहीं पा रही थी कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। ऐसे समय में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कार्ड d'Estaing ने 1975 में फ्रांस के राबुये शहर में 6 देशों के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। यहीं से G6 की शुरुआत हुई। अगले ही साल यानी 1976 में कनाडा भी इस समूह में शामिल हो गया और यह G7 बन गया। 1998 में रूस को शामिल किया गया और समूह G8 कहलाने लगा। लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस के कब्जे के बाद उसकी सदस्यता निलंबित कर दी गई और समूह फिर से G7 बन गया। करीब 50 साल बाद भी G7 का मूल उद्देश्य नहीं बदला। आज भी यह मंच दुनिया की बड़ी चुनौतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुद्दे बदल गए हैं। पहले चिंता तेल संकट और महंगाई की थी, जबकि आज चर्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, सप्लाई चेन, जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव पर हो रही है। इसी का असर 2026 के G7 शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिला। 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एविया शहर में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई, क्योंकि दुनिया के समुद्री मार्गों से होने वाले तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे तेल की कीमतों, महंगाई और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, सेमीकंडक्टर, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहे। विकासशील देशों के बढ़ते कर्ज और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को भी इस बार अहमियत दी गई। यानी साफ है कि G7 अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने वाला मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, तकनीक, ऊर्जा और भू राजनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच एक सवाल बार बार उठता है, जब भारत G7 का सदस्य ही नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार इस शिखर सम्मेलन में क्यों बुलाया जाता है? इसका जवाब बदलती वैश्विक व्यवस्था में छिपा हुआ है।
जब 1975 में G7 की शुरुआत हुई थी, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। IMF के अनुसार 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज दरों में से एक है। भारत की आबादी लगभग 1.48 अरब है और यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। भारत आज वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, डिजिटल भुगतान और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। UPI, आधार और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मॉडल भारत को दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बनाते हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से होकर दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है और इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। भारत सिर्फ अपनी बात नहीं रखता, बल्कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों की चिंताओं को भी वैश्विक मंचों तक पहुंचाता है। यही कारण है कि G7 देश वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत की भागीदारी को जरूरी मानते हैं। भारत के लिए भी G7 सिर्फ एक कूटनीतिक मंच नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और निवेश जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे सीधे भारत से जुड़े हुए हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए पश्चिम एशिया में तनाव, हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और वैश्विक तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने महसूस किया कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से G7 देश अपनी सप्लाई चेन को विविध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत इस बदलाव का एक बड़ा लाभार्थी बन सकता है। G7 मंच भारत को दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ सीधे संवाद का अवसर देता है, जहां द्विपक्षीय बैठकें होती हैं, निवेश से जुड़े फैसले आगे बढ़ते हैं और भारत अपनी प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने रखता है। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। करीब 50 साल पहले जब G7 की शुरुआत हुई थी, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का दबदबा था। आज भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास की नई धुरी बन रही है। यही कारण है कि G7 के साथ साथ G20, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ जैसे मंच भी तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। G7 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसके सदस्य देश तकनीक, वित्त, नवाचार और वैश्विक संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव रखते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। आज दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान सिर्फ विकसित देशों के दम पर संभव नहीं है। इसके लिए विकसित और विकासशील देशों को मिलकर काम करना होगा और शायद यही वजह है कि भारत आज G7, G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे अलग अलग मंचों पर एक साथ सक्रिय नजर आता है। 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एविया शहर में आयोजित 52वां G7 शिखर सम्मेलन सिर्फ 7 देशों की बैठक नहीं था। यह उस बदलती दुनिया की झलक थी जहां पुरानी शक्तियां और नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं मिलकर भविष्य की दिशा तय कर रही है। भारत भले ही G7 का सदस्य न हो, लेकिन उनकी बढ़ती आर्थिक ताकत, रणनीतिक स्थिति और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में उसकी भूमिका ने उसे इस मंच का एक अहम भागीदार बना दिया है। और शायद यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक कहानी है। आपकी राय क्या है? क्या बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए भारत को G7 का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।